भावी स्कूल व्याख्याताओं को मेरा नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, हम अपना अच्छा टाइम टेबल नहीं सेट कर पा रहे हैं, हमें डर लगता है कि हमारा स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन हो पाएगा, यानी जो हमने सपना देख रखा है कई वर्षों से, क्या वह सपना हमारा इस वर्ष पूरा हो पाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर मैं आपके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जो भी मेरी बातें होंगी आपको बहुत अच्छी लगेंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तो आज बात करेंगे कि स्कूल व्याख्याता में अच्छी रैंक से सिलेक्शन कैसे हो, यानी हमें कौन कौन से अपनाने होंगे, कौन कौन से नियम बनाने होंगे जिसके हमारा क्या है स्कूल व्याख्याता में अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना होगा कि आपको अपने फ़ोन को इस तरह चलाना होगा, यानी इस प्रकार अपने फ़ोन का प्रयोग करना होगा कि आप स्टडी के लिए ही अपने फ़ोन का प्रयोग करें। यानी अगर आपका फ़ोन आपकी कंट्रोल में है, अगर आपका फ़ोन आपका टाइम नहीं ख़राब कर पा रहा है, क्योंकि फ़ोन ना चाहते हुए भी आपका टाइम ख़राब कर देता है। यानी अगर किसी का कॉल आ गया और किसी ने कोई फालतू बात बोल दी, आप उस बात को लेकर सोचने लग गए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं तो हमें इन चीज़ों का अनुभव है। तो सबसे पहले आप क्या है फ़ोन को कंट्रोल रखें और उन्हीं लोगों के कॉल उठाएं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो, जैसे आपके माँ बाप और आपका पार्टनर या कोई आपका निजी सगा संबंधी या फिर कोई आपका मित्र हो सकता है जो कि व्याख्याता की तैयारी कर रहा हो, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी तरह से अपनी जी जान झोंक रहा हो, क्योंकि हो सकता है वह आपके लिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ बताने के लिए कॉल करेगा। तो हम क्या है सबसे पहले अपने क्या है फ़ोन पर कंट्रोल करेंगे। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, दूसरा पॉइंट कि आपको एक लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखना होगा, यानी आपको जगह जगह नहीं भटकना होगा। क्योंकि कई साथियों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमें फ़लानी बुक की PDF दे दो, हमें फ़लाने बुक सर के नोट्स दे दो। कहीं भी तैयारी कर रहे हो आप एक जगह रहकर टिक कर तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि कहीं से कलाम की PDF मिल गई, कहीं से किसी और की PDF मिल गई, कहीं से उत्कर्ष के नोट्स मिल गए, कहीं से मेरे से नोट्स ले लिए, उनको ले लिया, कहीं से 2-4 पुस्तकें खरीद ली। यानी कई साथियों को मैंने देखा है कि जिस प्रकार हम नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, न्यूनतम शुल्क में विद्यार्थियों की मदद करते हैं, तो उन पर उनको क्या भरोसा नहीं हो रहा। यानी पॉलिटिकली मैंने अपने नोट्स उपलब्ध करवा रखे, फिर भी कई साथियों ने पुस्तकें खरीद रखी हैं। यानी परीक्षा वाणी जैसी पुस्तकें, अगर आप परीक्षा वाणी जैसी पुस्तकों को पढ़ रहे हो तो आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने भी वही नोट्स कहीं ना कहीं अच्छी पुस्तकों से ले रखे हैं और कहीं ना कहीं उन पुस्तकों का सहारा लेकर ही हमने वो नोट्स बनाए हैं। जब आपको एक बुक्स पढ़ रहे हो, बुक्स आपको समझ आ रही है, तो आपको फिर किसी नोट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। मेरा कंप्लीट बात करने का मतलब ये है कि आपको कम से कम मैटर रखना होगा। एक विषय के लिए 1 या 2 सोर्स रख सकते हो आप। जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास के लिए हमारे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो उसके साथ आप एक गाइड रखें या आप पार्ट वाइज एक पुस्तक रखें और उनको भी रिपीट करते रहें। लेकिन आप क्या है एक मैटर ऐसा रखें जिसको बार बार रिवाइज कर सकें, यानी आपको अंतिम समय तक एक ही मैटर को पूरी तरह रिवाइज करना होगा। तो एक तो कम आपको स्टडी मटेरियल क्या है कम रखना होगा और उसको क्या है बार बार रिवीजन करना होगा। यानी तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि क्या करना है, रिवीजन। किस पर ध्यान देना होगा, रिवीजन पर। हमको रिवीजन इस प्रकार करना है कि हमें ये याद रहे कि हमारी फलाना नोट्स में या फलाने बुक्स के फलाने पेज नंबर पर यह लिखा हुआ है। और उसके साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमें पुस्तक में या नोट्स में हर लाइन याद नहीं रखनी है। यानी हम क्या है नोट्स भी पढ़ते समय या पुस्तक पढ़ते समय रूल का प्रयोग करें। यानी जो बचपन में रूल आती है ना, रूल, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसे आप लिखकर मिटा सकते हो, उस रूल का प्रयोग करें। और जो आपको याद नहीं रखना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी नहीं है,
चाहे वह मेरे नोट्स में हो चाहे कहीं भी हो, उनको आप क्रॉस लगाते चलें। और जो बाकी मैटर है, यानी जब आप नेक्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको क्या है, वह कटा हुआ दिखेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। तो आपका इससे क्या होगा कि कम टाइम में रिवीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। तो आप क्या रूल का प्रयोग पढ़ते टाइम करें और एक हाइलाइटर साथ रखें। जो भी PYQ हो या किसी विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न, जो किसी भी परीक्षा में पूछा हुआ हो, आपसे के चैप्टर से संबंधित हो, तो उसको या तो आप नोट्स में लिखा है तो उसको हाईलाइट कर लें, और नोट्स में नहीं लिख रखा है तो उसको क्या है, आपको कहीं से भी मिला तो उसको क्या आप करोगे, नोट्स में ऐड करोगे। यह काम आपको करना होगा। तो हम अब तक बात कर चुके 3 पॉइंटों के बारे में। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में कि टॉपिक को रटने की बजाय समझने में कोशिश करें कि टॉपिक को रटने की जगह क्या कराए, समझा जाए, यानी टॉपिक को समझ कर पढ़ें। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पेज नंबर 1 निकाला और रटने लग गए। रटने से किसी का आज तक भला नहीं हुआ है। अगर आप माइंड से समझ कर पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ ध्यान आएगी और आपको इस प्रकार टॉपिक याद हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हमारे माइंड ने सेट कर लिया है कि इसके बाद ये आएगा। जैसे टीचर कोच प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, कोचिंगों में पढ़ाते हैं, तो क्या उनको कंप्लीट रट रखा है उन्होंने? नहीं, उन्होंने क्या है, टॉपिक को समझ रखा है। यानी कई पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके शॉर्ट नोट्स बनाए और उनको अपने माइंड में एक फिल्म की तरह सेट कर लिया है। तो उसको क्या है, टीचर के द्वारा इस प्रकार सेट कर दिया गया है कि इस लाइन के बाद ये लाइन आएगी, इसकी लाइन के बाद ये लाइन आएगी। यानी उन्होंने क्या है, टॉपिक को समझ रखा है। नहीं तो रटने से कभी ये नहीं होता कि इस लाइन के बाद ये आएगी, इस लाइन के बाद ये पॉइंट बताना है। और आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि यह पॉइंट वहाँ पर लिखा था, उसके नीचे ये लिखा, उसके बाद हमने बात की इस चीज़ के बारे में। तो इससे क्या होगा, आपका प्रश्न गलत ना होने के बहुत अच्छे चांस रहेंगे। यानी जब भी आपका प्रश्न गलत होने की कगार पर होगा तो आपको कहीं ना कहीं से याद आ जाएगा कि यह पॉइंट तो मैंने उस नोट्स में इस टॉपिक से संबंधित यह तो कहीं देखा ही नहीं, उस लाइन के नीचे ये लाइन लिखी हुई थी। यानी आपको क्या है, समझ कर पढ़ना होगा। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि हमें सिलेक्शन के लिए और क्या बात ध्यान रखनी होगी। तो अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि हमेशा सकारात्मक और मजबूत इरादे रखें और ईमानदारी से मेहनत करें। यानी आप क्या है, पॉजिटिव रहें और ईमानदारी से रेगुलर अपनी मेहनत जारी रखें और ईश्वर पर भरोसा रखें। और मैं कहता हूँ आप 24 घंटे में 10 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हो और भगवान को याद कर सकते हो। तो आप ये काम रेगुलर करते रहें और पॉजिटिव होकर मेहनत कंटिन्यू रखें। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि बुरी संगत से दूरी बनाए रखें। आपको क्या करना होगा कि आप एक परीक्षार्थी हो, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या है, बुरी संगत से दूरी बनाकर रखनी होगी। यह बुरी संगत किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप समझने का प्रयास करें मैं किस प्रकार बोलना चाह रहा हूँ और किस वे में बोल रहा हूँ ये बातें। आप नेगेटिव ना सोचें। बुरी संगत का मतलब है, अगर आप हाउसवाइफ हैं, लेडीज हैं, आप तैयारी कर रही हैं और आपकी देवरानी या जेठानी या ननद है, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो हो सकता है कोई 2 बात वो आपसे बोल दे, तो आपको क्या करना होगा, उसको कोई भी ध्यान पर नहीं देना होगा। अगर आप उस बात को ध्यान देने लग जाओगे उस बात पे, तो आपको क्या, उससे झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा होने से आपकी पढ़ाई कई दिनों तक बाधित हो सकती है। यानी आपका पढ़ा हुआ भूल सकते हो आप और आपका मूड खराब हो सकता है। तो आपका इससे क्या है, जो भी आपका रूटीन बना हुआ था पढ़ने लिखने का, वह सारा क्या हो जाएगा, खराब। तो यह भी एक बुरी संगत है, उसको आप इग्नोर करें। और कोई लड़का है, नशे से दूर रहे। और बुरी संगत तो मैं ये कहना चाहूँगा, किसी दोस्त का जन्मदिन है, यानी ज़िंदगी में कम से कम दोस्त रखें। ऐसा नहीं है कि कई दोस्त बना लिए, किसी की शादी हो रही है, किसी का जन्मदिन है, किसी का कॉल आ गया, भागे चले गए। अगर आप ऐसा करोगे तो आप बिल्कुल भी स्कूल व्याख्या तक कभी भी ज़िंदगी में नहीं बन सकते। आपको क्या है, अपना टाइम पूरा स्टडी को देना होगा। जितना हो स्टडी करें, उसके बाद अपने आप को एकांत में रखें। जो भी आपने पढ़ा है उस पर क्या करना होगा, आपको मनन करना होगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि पढ़ाई शांत जगह पर ही करें। यानी कई विद्यार्थी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है। अगर आपकी पढ़ाई लाइब्रेरी में अच्छे से हो रही है तो आप लाइब्रेरी में रेगुलर रहें,
लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हमारे लाइब्रेरी में आने जाने का टाइम ख़राब होता है और हमारी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो रही है, तो आप अपने रूम में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हो और अच्छी रैंक से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में कि अच्छी रैंक से सिलेक्ट होने के लिए और क्या हमें करना होगा कि जिससे हमारा अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाए और हमारा स्कूल व्याख्याता बनने का जो सपना हमने देखा है कई सालों से वह कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आपको करना होगा कि डेली कम से कम, अगर आपकी नौकरी नहीं है, अगर आप किसी जॉब में नहीं हो, तो आपको 8 घंटे तो रेगुलर पढ़ना होगा। यानी कम से कम आपको अपनी पढ़ाई को कितना टाइम देना होगा, 8 घंटे। और 8 घंटे में से मैं तो यही कहूँगा कि अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, अभी आपने कोर्स नहीं किया है, तो आप 5 घंटे तो कोर्स करने को दें। यानी 5 घंटे तो आप डेली नया पढ़ें और उसके साथ ही 3 घंटे आप रिवीजन को दें। यानी 3 घंटे आपको क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। यानी जितना आप रिवाइज करोगे उतनी आपकी अच्छी रैंक आएगी, अच्छे नंबर आएंगे परीक्षाओं में। क्योंकि आपने जो भी पढ़ रखा है, अगर आपसे वहाँ से प्रश्न पूछा गया और वहाँ से आपसे गलत हो गया तो उसका आपको दुख होगा। तो आप जितना भी पढ़ें वहाँ से प्रश्न तो क्या नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना होगा। और जो अभी कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं उनको तो कंप्लीट टाइम अपना किसके लिए देना होगा, रिवीजन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करने होंगे। यानी जो भी नया विद्यार्थी है और जिसने सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, कोई भी विद्यार्थी है, उसको 1 घंटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने होंगे। जैसे हमने संविधान से टॉपिक पढ़ा, संविधान की विशेषताएं, तो आपको कोशिश करना होगा कि यह देखना होगा कि संविधान की विशेषताओं से अब तक कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इससे क्या है, आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो आने वाली जो भी परीक्षा होगी उसमें हमसे भी इसी प्रकार के कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी 1-2 घंटे लगाने होंगे। यानी जो नया विद्यार्थी है वह 5 घंटे तो नया पढ़ने को देगा और 2 घंटे रिवीजन के लिए और 1 घंटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। और जिसने कंप्लीट कर रखा है वह करेगा 6-7 घंटे रिवीजन करेगा और 2-3 घंटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेगा। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हो तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है तो आप मेरे पास आ जाना और सरस्वती माता की कसम खा के बोल देना कि मैंने 5-6 घंटे डेली रिवीजन किया, 2-3 घंटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाले और मैंने सारे क्वेश्चन बैंकों को सॉल्व कर लिया और फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सैलरी में आपको मैं अपनी तरफ से जो भी मेरे को सैलरी मिलती है उसमें से आपको कुछ सैलरी उपलब्ध करवाऊँगा जिससे आप अपना खर्चा चला पाओगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप अगर इतनी मेहनत करोगे और रेगुलर रख के मेहनत करोगे, इधर उधर की फालतू बातों पे ध्यान नहीं दोगे, किसी भी यार दोस्त के चक्कर में नहीं पड़ोगे और ज़्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के चक्कर में आप नहीं पड़े, तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी रैंक के साथ होगा। साथियों, हम जो आपके लिए यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ एक तो 1 लाइनर, यानी लाइन टू लाइन जो मेरे पास खुद के नोट्स हैं, जो इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नोट्स उपलब्ध करवा रखे हैं। और जिसके पास फर्स्ट ग्रेड में सेकंड सब्जेक्ट इतिहास नहीं है, यानी वह फर्स्ट पेपर उनका सेम मिलता है, तो फर्स्ट पेपर तो सबका सेम ही है ना, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपके लिए मेहनत की गई है कि राजस्थान का इतिहास उपलब्ध करवाया गया है, राजस्थान की कला संस्कृति और ज्योग्राफी, संविधान, उसके बाद रीजनिंग, हिंदी, यह सभी सब्जेक्ट मैं आपको बिल्कुल फ्री में बिना किसी चार्ज के यूट्यूब पर बहुत शॉर्ट में, यानी मेरा तैयारी करवाने का एक ही तरीका है कि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ दे दिया जाए। यानी कम टाइम में बहुत ज़्यादा मैटर, और बहुत ज़्यादा इतना मैटर नहीं कि फालतू का, परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा मैटर, यानी जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। और इतिहास के लिए अपन ओल्ड इज गोल्ड सीरीज लेकर चल ही रहे हैं, तो जो भी साथी हमारे साथ रेगुलर रहकर तैयारी कर रहा हो तो वह रेगुलर जुड़ा रहे। और सिलेक्शन में मैं कहता हूं कि आपके लिए जो भी मैटर उपलब्ध हो रहा है वह कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।
तो साथियों आज हमने बात की कि किस प्रकार तैयारी करें कि हमारा स्कूल व्याख्याता में चयन हो जाए। तो आप सभी को क्या है, इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हो तो आपका अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो साथियों पॉजिटिव रहकर मेहनत करें और रेगुलर आप मेहनत करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। आपका अगर कोई भी प्रश्न है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपका कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई टाइम से दे पाऊँ। अगर आपका कोई भी पर्सनल मैसेज है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर मुझे बता सकते हो कि सर मेरी यह समस्या है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो 90% मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। अगर 10% नहीं होती है तो 10% मैं कई अन्य लोगों से सहायता लेकर या कहीं अन्य जगह से कोशिश कर आपकी समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही होगी और आप रेगुलर अपनी पुस्तकों को टाइम दे रहे होंगे। आप एकांत में रहकर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले समय में आपका चयन निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता के लिए होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। साथियों मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।